तो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित। तो आज अपने सामने है फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम डीजल BS6। तो आज इस गाड़ी का करेंगे ओनर रिव्यू। ये गाड़ी मैं आपको बता दूं 6 महीने पुरानी है, करीब 6 महीने होने वाले हैं इसको, और ये कंप्लीट कर चुकी है 11,000 किलोमीटर। तो ओनर से जानेंगे उसका कैसा एक्सपीरियंस है इस कार के साथ और बाकी फोर्ड के सर्विस सेंटर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हैं हमारे साथ इस कार के ओनर सुमित सिंह, जो कि अलीगढ़ यूपी से हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका अपने धन्यवाद सर, चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपने इस गाड़ी को 6 महीने यूज़ कर लिया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस कार के साथ, फोर्ड के साथ अब तक का। तो देखिए सर, मैं अब तक मेरे को 6 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 7-8 दिन में 6 महीने हो जाएंगे, मैं आपको बता दूं। और ये मैंने करीब 11,000 मेरे पूरा हो चुका है, 11,000 किलोमीटर मैं इसको रन कर चुका हूं। और अभी तक मुझे इसमें कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। बहुत ही फन टू ड्राइव कार है, चलाने में मज़ा आता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि चलाने से आप बोर हो गए हैं। कितना भी आप इसको चला लें, उसके बाद भी इसको चलाने का बार बार आपका मन करता रहता है। तो मुझे अभी तक कोई ऐसी शिकायत इस गाड़ी से नहीं रही कि चलाने में मज़ा नहीं है या कंफर्ट नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से सारी चीज़ें इसमें ठीक हैं अभी तक। तो सर, सबसे मेन चीज़ ये बताइए कि लोग बोलते हैं भाई इसका क्लच बहुत हार्ड है, तो क्लच वगैरह के साथ आपका कुछ इशू, या फिर सस्पेंशंस की लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए सर, मैं बताऊं, इसका क्लच हार्ड है। हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे नेक्सॉन वगैरह से तो थोड़ा आपको हार्ड लगता है, लेकिन जो इसमें BS4 वेरिएंट था उसमें क्लच की जो है प्रॉब्लम, जो हार्डनेस थी वो ज़्यादा थी। लेकिन BS6 में अगर आप टेस्ट ड्राइव लेकर देखें तो BS6 में काफ़ी कुछ इसमें जो है सुधार कर दिया गया है। तो अब इतना ज़्यादा इशू नहीं है इसकी क्लच के साथ, जितना कि आपको रिव्यूज़ में देखने को मिलता है, या ऑनलाइन जो भी इसके ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पर जो इसका वो हवा बना रखा है, क्लच इतनी ज़्यादा हार्ड है, ऐसा नहीं है। और बाकी आप एक बार इसका जो BS6 वेरिएंट है उसकी टेस्ट ड्राइव लें, 1 बार 2 बार 4 बार, उसके बाद अपना डिसाइड करें कि क्या आपको ये हार्ड लग रही है या नहीं। दूसरा, आपने सस्पेंशन का पूछा, तो देखिए सस्पेंशन हल्का स्टिफ है। ये आप देख भी चुके हैं एक वीडियो में अपने चैनल पर। तो स्टिफ कब लगता है, कब इसमें दिक्कत आती है, जब आप बहुत ज़्यादा कच्चे रोड पर या ख़राब रोड पर इसको बहुत स्लो स्पीड में निकालेंगे, और उसमें भी पीछे वाली सीट पर थोड़ी ज़्यादा आपको जो है महसूस होगा, आगे इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर आप ख़राब रोड पर थोड़ा स्पीड में गाड़ी को निकालते हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होती। साथ ही स्टिफ सस्पेंशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो ये है कि अच्छे खासे ग्राउंड क्लियरेंस होने के साथ, 200 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, उसके बावजूद गाड़ी हाई स्पीड पर स्टेबल रहती है चलाने में। तो ये एक बेनिफिट है। तो सर, ये बताइए आपने अब तक इसको नॉन स्टॉप कितना लंबा ड्राइव किया है और क्या कुछ दिक्कत आई आपको उस लंबे ड्राइव में। मैंने इसके साथ ट्रिप किया था एक गोवा का, अलीगढ़ से गोवा, जो कि टोटल डिस्टेंस था करीब 1800 किलोमीटर। तो पहला जो हमने यहाँ से स्टॉप लिया था अलीगढ़ से, वो सीधा इंदौर था, और इंदौर के बाद हमने गोवा, जो कि करीब 1100 किलोमीटर हमें पड़ा था। तो वो 1100 किलोमीटर हमने नॉन स्टॉप किया था। नॉन स्टॉप इन द सेंस मैं आपको बता दूं, हमने ब्रेक लिए थे लंच के लिए, चाय वाय के लिए, लेकिन ऐसा लंबा ब्रेक नहीं लिया था कि 1 घंटे कहीं रेस्ट किया हो या 2 घंटे। 10-15 मिनट के हमने ब्रेक्स लिए थे, और वो ज़रूरी भी होते हैं। 2-3-4 घंटे आप गाड़ी को चलाने के बाद गाड़ी को भी 15-20 मिनट का हमें आराम देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। तो उतने टाइम के लिए हमने ब्रेक लिया था, लेकिन ऐसा नहीं कि लंबा ब्रेक लिया हो, जैसा मैंने आपको बताया। तो उस 1100 किलोमीटर में हम 2 लोग थे, पीछे कोई नहीं बैठा था। तो बैक सीट की मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन फ्रंट सीट बहुत ही कंफर्टेबल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही, कोई थकान नहीं। आप बोलो कि पैरों में दर्द हुआ हो, बार बार क्लच ब्रेक वैसे हाईवे पर यूज़ नहीं होते ज़्यादा, कहीं ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही कंफर्टेबली हम लोग उस 1100 किलोमीटर को कवर कर लिए थे। कोई हमें दिक्कत ऐसी नहीं आई थी, महसूस नहीं हुई थी। मतलब कंफर्ट लेवल 1 नंबर का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, जैसा आप बता रहे हैं कि आपने इससे गोवा का टूर किया था, तो क्या आप ये बताएंगे कि आपको ये माइलेज कितना निकाल कर दे रही है। जैसे आपने हाईवे पर गाड़ी को चलाया है, तो उस कंडीशन में क्या माइलेज आपको इसमें देखने को मिल रहा है। हम जब गोवा गए थे तो हमने इसको काफ़ी भगाया भी था, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं था कि एक मेंटेन्ड स्पीड पर चलाया हो। तो 100-110 तक ले गए थे, कभी 60 चल रही थी, कभी 80, कभी 110 चल रही थी। तो ओवरऑल जो सारी कंडीशंस मिला जुलाकर हमें इसका एवरेज जो मिला था वो 20-21 के लगभग था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ वैसे माइलेज से, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो था 19 और 20 के बीच में, जिस हिसाब से हमने गाड़ी चलाई थी। लेकिन फिर भी 21 के लगभग हमें इसका माइलेज देखने को मिला था। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द माइलेज ऑफ दिस कार। सर, ओवरऑल आपको ये माइलेज क्या दे देती है, जैसे डेली यूजेस में और हाईवे पर अगर मिक्स की बात करें, मिक्स कंडीशंस की। जो इसका BS4 वेरिएंट था, जो पहले आ रहा था,
उसमें जो है माइलेज हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता था कंपेयर करें अगर BS6 से। तो ये मैंने भी और ओनर से बात करी है, तो इसके अंदर थोड़ा माइलेज कम है। वहाँ गाड़ी आपको 24 इजीली दे देती थी, लेकिन ये आपको 22 इजीली दे देगी अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं तो। हालांकि मैंने इससे 24 भी निकाला है अलीगढ़ से दिल्ली जाने आने में, तो माइलेज का कोई इशू नहीं है, जैसा आप चलाएंगे वैसा माइलेज आपको मिलेगा। और रही बात ओवरऑल कंडीशंस की, तो ओवरऑल ये मुझे 19, 18, 19, कभी कभी 19.5, 6 तक का माइलेज टैंक टू टैंक मैं बता रहा हूँ दे देती है ओवरऑल कंडीशंस में, लोकल और हाईवेज़ मिला के। हाईवेज़ पर जैसे आप चलाते हैं इसको, तो हाईवे पर स्टेबिलिटी गाड़ी की कैसी है, कैसी लगी आपको हाईवेज़ पर ये भगाने में, चलाने में। मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्टेप सस्पेंशंस की वजह से कहीं कोई इशू नहीं आता। और दोबारा मैं आपको बता दूं, हाईवे पर आप इसको कितना भी भगा लीजिए, मैंने ज़्यादा नहीं भगाया है वैसे, लेकिन कितना भी आप इसको दबा लें आपको डर नहीं लगता। कैसे भी आप ओवरटेक कर लें, कॉर्नरिंग कर लें, आपको कहीं भी अंदर से डर महसूस नहीं होता, जैसा कि आपको स्कॉर्पियो चलाने में होता है कि कहीं जी कॉर्नरिंग कर रहे हैं हम, पलट ना जाए, उस तरह का आपको डर इसमें नहीं लगता। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहती है हाईवेज़ पर हाई स्पीड के अंदर। तो सर अब यहाँ पर एक और मेन चीज़ आती है कि इसमें रियर सीट का कम्फर्ट कैसा है, कितने लोग उस पर आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि रियर सीट के बारे में कहा जाता है कि इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। पीछे रियर सीट अगर हम मुझ जैसे लोग हैं या मुझसे थोड़े बहुत अगर हेल्दी हैं, हल्के फुल्के, तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो 2 अडल्ट और 1 बच्चा, इस तरह से 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। हाँ, ज़्यादा हेल्दी लोग अगर 3 बंदे हैं तो वहाँ पर उनको थोड़ी पीछे प्रॉब्लम आ सकती है। रही बात कंफर्ट की, तो देखिए मेरी फैमिली में मेरे मम्मी बैठी हैं, पापा बैठे हैं, है ना, बच्चे भी बैठे हैं, वाइफ भी बैठी है, तो कहीं ऐसी अभी तक तो कोई मुझे शिकायत किसी के द्वारा सुनने को नहीं मिली कि भाई पीछे सीट कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आगे कुछ ऐसा लगेगा तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से सीट कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। जैसे आपने नाइट वाइट में ड्राइव किया हो तो बहुत से लोग बोलते हैं जी टाइटेनियम में जो लाइट्स हैं, हेडलाइट्स हैं, इसकी ये ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से इसकी हेडलाइट्स बढ़िया हैं। इसकी हेडलाइट्स के ऊपर भी आपके चैनल पर एक वीडियो इसका अवेलेबल है, इस वेरिएंट का, इसी गाड़ी का। तो देखिए सबकी अपनी अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मेरे पास पहले मांजा कार थी टाटा की, उसकी हेडलाइट्स इससे काफ़ी हल्की थी। 10 साल पहले इतनी ज़्यादा अच्छी हेडलाइट्स नहीं आती थी। तो अगर कंपेयर करें तो मुझे तो इसकी हेडलाइट्स काफ़ी सही लगती हैं, मेरे लिए सफिशिएंट है, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। बाकी भाई देखिए अपने अपने शौक़ हैं लोगों के, कोई कुछ भी करा सकता है, आप अपग्रेड करा सकते हैं, प्रोजेक्टर लगवा सकते हैं, LED प्रोजेक्टर, तो वो सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मेरे हिसाब से हेडलाइट काफ़ी ठीक है, बढ़िया है। जैसा कि आपने 11,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, तो 2 सर्विस आप इसकी करा चुके होंगे, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या आपको कभी कोई बीच में प्रॉब्लम आई तो उसका एक्सपीरियंस आपको कैसा। सर्विस सेंटर का कोई इशू नहीं है, फोर्ड का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किसी किसी सर्विस सेंटर में जो है आप कह सकते हैं कि ट्रेंड अगर मैकेनिक्स नहीं है फोर्ड के द्वारा, तो वहाँ आपको थोड़ा इशू देखने को मिल सकता है, स्टाफ की वजह से कहीं दिक्कत हो सकती है, लेकिन फोर्ड की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले लोग बोला करते थे जी कि फोर्ड की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, सर्विस सेंटर्स पर सर्विस अच्छी नहीं मिलती, तो वो सारी चीज़ें अब नहीं हैं। फोर्ड ने काफ़ी सुधार इसके अंदर कर दिया है। तो पहली जो मेरी सर्विस थी उसमें मुझे 0 पे करना पड़ा, मतलब मुझे कोई चार्जेस नहीं लगा। जो मेरी सेकंड सर्विस हुई 10,000 वाली, उसमें आई थिंक मेरा 2600 रुपये का करीब खर्चा हुआ था, 2400 या 2600 ऐसा ही था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो चार्जेस बहुत ठीक हैं, मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, और जो टाइम लगता है वो भी बहुत जल्दी सर्विस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह से शाम तक बिठा कर रखें। तो सर्विस से मैं सेटिस्फाइड हूँ। रही बात और कुछ इश्यूज़ की, तो मैं आपको बता दूँ, मुझे इसमें एक इशू आया था कि पीछे से गाड़ी में से कट कट की आवाज़ आती थी। मुझे लगा वो रियर डोर की है, तो उसको मैंने जब सर्विस सेंटर में दिखाया तो फर्स्ट टाइम वो रिजॉल्व नहीं कर पाए, उन्होंने डोर वोर पीछे वाला खोला था सारा कुछ। लेकिन सेकंड टाइम में उन्होंने फिर जो है रियर डोर जो है लेफ़्ट हैंड साइड का, उसको खोला था और उसके लॉक वगैरह टाइट किए थे, तो लॉक्स में से ही वो आवाज़ थी, लॉक लूज़ होने की वजह से। और तब से अब तक भाई मुझे तो कोई दिक्कत अभी तक आई नहीं है, आवाज़ भी नहीं है। अब आगे आने वाले समय में क्या हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक मैं सेटिस्फाइड हूँ। सर एक और चीज़ लास्ट में ये और बता दीजिए कि क्या आपको इस गाड़ी के अंदर कुछ कमियाँ भी लगती हैं? देखिए कुछ कमियाँ हैं जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक जो मेन प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता दूँ, इसकी जो रॉड देख रहे हैं आप, स्टीयरिंग रॉड है ना, ये जो रबड़ लगी हुई है, ये अगर आप कभी इसको प्रेस करते हैं ना क्लच को, तो आपका पैर उस पर टच हो जाता है। तो इसके लिए एक तरीका है कि आप इस पर जो है, जो स्पोर्ट्स वेरिएंट में जो पेडल कवर्स आते हैं उनको लगा लें, तो इससे थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी। वो मुझे भी लगवाने हैं, तो उसके बाद शायद वो इशू रिजॉल्व हो जाए। तो एक तो ये इशू है। दूसरा, इसका जो आर्म रेस्ट है वो काफ़ी पीछे है, तो अगर आप यहाँ पर कोनी वगैरह अपना हाथ रखते हैं तो उसके बाद आपका हाथ गियर लीवर तक नहीं पहुँच पाता, ये एक दिक्कत है। साथ में एक और चीज़ जो मुझे अब नज़र आई है
वो ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में आजकल हो रहा है। तो पीछे अगर आप टायर के ऊपर देखेंगे तो ये पूरा कारपेट यहाँ पर लगा हुआ है ना। पहले ये सभी गाड़ियों में जो है प्लास्टिक का दिया जाता था, मडगार्ड सा जो भी आप बोलें उसको, फेंडर टाइप, लेकिन अब ये पूरा इन्होंने जो है कारपेट दिया है। तो इससे क्या है, गाड़ी अगर आप धोते हो तो ये गीला रह जाता है। तो यहाँ पर ये लगता है मुझे ये इसी गाड़ी के साथ नहीं है, मैं आपको बता दूँ ब्रीज़ा वगैरह में भी मैंने देखा है, तो वहाँ भी अब कंपनी कारपेट लगा कर दे रही है। तो ये कंपनी यहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर रही है कि प्लास्टिक का जो फेंडर आता था पहले वो देती तो ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि देखिए इससे क्या है, गर्मियों में तो पानी जल्दी सूख जाता है, बरसात में या सर्दियों में होगा क्या कि कारपेट जो है काफ़ी लंबी समय तक गीला रहता है, तो इससे हो सकता है कि अंदर रस्ट आने के चांसेस बढ़ जाएं। ये मुझे एक प्रॉब्लम लगी इस गाड़ी के अंदर और ऑलमोस्ट इस सेगमेंट में सभी गाड़ियों के अंदर। बाकी एक और इसमें प्रॉब्लम है, वो भी मैं बता दूं, वो आर्म रेस्ट से रिलेटेड है कि ये पीछे निकल आता है ना, तो यहाँ पैर बंदा बीच वाले का ठीक से नहीं है। अगर ये आगे होता तो दोनों इशू रिजॉल्व हो जाते। यहाँ पैर भी अच्छा से रख लेता बीच में बैठने वाला, और जो ड्राइवर है उसका हाथ भी यहाँ पर आराम से आ जाता और वो गियर वगैरह अपने ईजीली चेंज कर सकता था। तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं जो मुझे अब तक महसूस हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। तो ये था भाई आप सभी के सामने इको स्पोर्ट डीजल BS6 का ओनर्स रिव्यू, जो कि 6 महीने का है, 11,000 किलोमीटर का। और उम्मीद करता हूँ सारे जो भी डाउट्स थे आपके BS6 से रिलेटेड, क्लच से रिलेटेड, या जो भी आपके डाउट्स थे इस गाड़ी से रिलेटेड डीजल इंजन के साथ, वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे और वीडियो भी आपको पसंद ज़रूर आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ गया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।